हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हम जो लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उसका अगला वीडियो लेकर के आए हैं। हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया है हमने पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिया है। हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास में भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब आज हमें जो देखना है वो है कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल आए हैं उनके टाइम पीरियड को, उन्होंने कौन से काम किए हैं, उनका समय काल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बंगाल के गवर्नर्स के बारे में देखेंगे। पहले हम आपको इसकी कुछ बैकग्राउंड को बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो आप ये बंगाल के गवर्नर देख रहे हैं, स्टार्टिंग में यहाँ बंगाल में गवर्नर नहीं हुआ करते थे। पहले तो बंगाल में नवाब हुआ करते थे, बंगाल में नवाब थे। लेकिन जब आपने देखा कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध होने के बाद से जो शासन होता है वो सीधे तौर पे एक तरह से ब्रिटिश के हाथ में आ जाता है। हम देखते हैं 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के साथ जो उस टाइम पे बंगाल में नवाब हुआ करते थे उनका पद एक सिंबॉलिक तौर पे बना रहता था। लेकिन वहाँ एक गवर्नर नियुक्त करने की जो है मतलब बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है क्लाइव के द्वारा 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके तहत। हम देखते हैं फिर होता क्या है, जब वहाँ पे जो नवाब होते हैं वो उनके पास पावर एक को चूर रही नहीं जाती, यानी कि उनके पास पावर के मामले में वो ज़ीरो हो जाते हैं। उनके पास दीवानी जो भी अधिकार थे वो थे, यानी कि आपस में लोग कहीं झगड़ा कर रहे हैं तो उसके मामले को देखना नवाब के हाथ में था। कोई भी वेलफेयर स्कीम चलानी है उसे नवाब देखा करते थे। लेकिन जो भी मतलब वित्त से जो भी संबंधित मामले थे, जैसे टैक्स वसूलना हो या फिर विदेश के जो भी मामले हों, किस राज्य के साथ आपके कैसे संबंध हो, तो इन सारी चीज़ों पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे उनका अधिकार हो गया था। तो हम देखते हैं इसी तरह से जो है बंगाल का जो नवाब है वो किसी काम का नहीं रह जाता, बस सिंबॉलिक तौर पर ऐसा रह जाता है कि पब्लिक को बताने के लिए कि आपके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो नवाब के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। अगर नवाब आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है, जबकि नवाब अच्छा करें भी कैसे, जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कोई वेलफेयर स्कीम कैसे चलाएँगे। तो फिर हम देखते हैं उसी का मतलब आगे की बातचीत क्या है, कैसे है, कौन जो है पहले गवर्नर बनते हैं। फिर आगे आप बंगाल के गवर्नर के बाद आगे जो है देखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसके बाद यही जो बंगाल के गवर्नर हैं इनको नाम इनका चेंज करके मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। फिर आने वाले टाइम में यही जो पद नाम है ये मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल से बढ़कर के पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। फिर आने वाले टाइम में 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद से ये लोग वायसराय कहलाने लगेंगे। तो ये सारी घटनाएं एक के बाद एक क्रम में घटती जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बंगाल के गवर्नर। और पहले जो बंगाल के गवर्नर मतलब कि बनते हैं बंगाल के ये गवर्नर, पहले देख लेते हैं इनका टाइम पीरियड रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये गवर्नर की स्टार्टिंग होती है, इन्हीं के ये दिमाग के ऊपर रहती है सारी चीज़ें, द्वैत शासन इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम है ये 2 बार यहाँ पे मतलब भारत में इनका जो समय रहता है वो 2 टर्म के लिए रहता है। एक तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम से लेकर के 1760 तक ये रहते हैं, और दूसरा जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है तो वो इलाहाबाद की संधि करवाने के लिए इनको दोबारा बुलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। इनके पास इन चीज़ों की बहुत अच्छी समझ रहती है कि कैसे सामने वाले का मतलब खून भी चूस लिया जाए और लोगों को दिखे भी ना कि खून हम ही चूस रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या काम किए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और जो विदेशी मामले हैं वो कंपनी के अधीन आ गए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सारी चीज़ें। जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो नवाब के हाथों में थी।
आगे हम देखते हैं, ये वाला पेज थोड़ा ब्लर है, मैंने ये PDF डाउनलोड की है गूगल से, तो मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं, मैं बोल तो रही ही हूँ। इसने यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया। यानी कि इसने जो 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, उसमें बंगाल के लिए जो दीवान थे वो थे मोहम्मद रजा, और बिहार के लिए जो दीवान नियुक्ति किया वो थे राजा सिताब रॉय। आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो एक मूवी आई थी सिताब रॉय करके, मैंने तो नहीं देखा है, आप लोग अगर देखे हो तो कमेंट करें, क्या वो जो है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है या कुछ और ही उसका थीम है। फिर हम आगे देखते हैं, इनके बाद जो अन्य गवर्नर आते हैं, बेरलेस्ट, ये इनका नाम बेरलेस्ट है, इसमें इन्होंने बरेलास्ट लिखा हुआ है। 1767 से 1769 तक इनका टाइम रहता है। और इनके बाद फिर कर्टियर आते हैं 1769 से 72। इन दोनों लोगों ने कुछ वैसा काम नहीं किया है, इस वजह से इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम आता है 1772 से 1774, और इन्हीं के टाइम पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का वो आता है। हम देखते हैं फिर कंपनी के अधीन मतलब गवर्नर जनरल, तो ये कंपनी अभी तक जो थे वो सब स्वतंत्र गवर्नर थे बंगाल में, लेकिन अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा उसके बाद ये लोग कंपनी के अधीन जो है गवर्नर नियुक्त किए जाने लगेंगे। तो हम देखते हैं फिर कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल आए हैं उनके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, जिसका टाइम पीरियड 5 वर्षों तक निर्धारित कर दिया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। यानी कि इसके पहले क्या होता था, मतलब कि मद्रास में भी अपना स्वतंत्र गवर्नर होता था, बम्बई में भी अपना स्वतंत्र गवर्नर होता था, और बंगाल के भी जो गवर्नर थे वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आ जाने के बाद जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर हैं वो जो बंगाल वाले गवर्नर थे उनके अधीन आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और इनका जो समय है वो 1774 से 1785 ईस्वी था। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कुछ टीचर्स इनको हेस्टिंगवा कहते हैं पर हमें ऐसा नहीं कहना, गलत बात है। आगे हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। इन्होंने 1750 में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे, और अपनी जो कार्यकुशलता है उसके कारण ये कासिम बाजार के अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल इनको बना दिया जाता है। आगे फिर हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं 1774 से 1785। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से चेंज करके कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया, और 1772 ईस्वी में इसके प्रत्येक ज़िले यानी इसने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की भी स्थापना कर दी। आगे इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला जो मदरसा है उसको स्थापित करवाया। UPPCS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके साथ साथ जो इसके नीचे स्टेटमेंट है ये भी पूछा गया था। फिर आगे कह रहे हैं, इसी के समय यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ज़्यादातर जगह पे आपको ये 1791 मिलेगा, यहाँ पे 1792 क्यों दिया गया है आई डोंट नो। फिर आगे हम देखते हैं बिल्किंस के द्वारा, जो मतलब विलियम बिल्किंस हैं, इन्होंने हेस्टिंग्स के आश्रय में ही जो है एक अंग्रेजी अनुवाद विभाग की स्थापना की। आगे हम देखते हैं, इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और ये क्वेश्चन शायद 2022 में UPPCS में पूछा गया है, UPPCS में। फिर आगे हम देखते हैं, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था उसको बंद करवा दिया, और ये जो 26 लाख की पेंशन 26 लाख की पेंशन है, ये जो आपने देखा कि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उसी के तहत ये चीज़ें प्रावधान था कि जो मुगल सम्राट थे उनको 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी जाती थी, लेकिन इसको इसने बंद करवा दिया। आगे हम देखेंगे, इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इसका जो है प्रकाशन कौन करते थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था।
आगे हम देखते हैं इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता या कलकत्ता के बाहर का मुकदमा सुना जा सकता था जब दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हों कि आप हमारा मुकदमा सुने। फिर हम देखते हैं इसने बंगाली बंगाल में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था नंद कुमार, उन पर झूठा आरोप लगा करके उनको फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो ये जो उच्च न्यायालय बनवाया गया था इसका उद्देश्य था कि भारतीयों में जो असंतोष फैल रहा है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के तहत उसमें कुछ सुधार किया जाए। लेकिन होता क्या है, इसमें कोई सुधार नहीं होता, उल्टा जो कि जज रहते हैं और जो कंपनी के गवर्नर या कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनसे इनकी साठगांठ हो जाती है। तो कोई भी भारतीयों का अगर मुकदमा जाता था तो जो भी फैसले होते थे वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में होते थे। तो उसी के तौर पर देखिए कि नंद कुमार जो हैं इन्होंने जो अपना मुकदमा किया था वो सब चीज़ें एकदम सही थी। इन्होंने आरोप लगाया हुआ था एक जो मीर जाफ़र रहते हैं उनकी बेगम को लेकर के कोई धांधली का ही आरोप था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। और इन्होंने जो आरोप लगाया था वो आरोप यद्यपि सत्य था लेकिन फिर भी साठगांठ की वजह से इन्हीं नंद कुमार को ही फांसी दे दी जाती है। आगे हम देखते हैं जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि हैदर अली के साथ लड़ा गया था 1775 से 1782 के मध्य इसमें। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 ईस्वी में, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं इन्हीं के समय में ही होता है। और ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें जो हैदर अली रहते हैं वो जीत जाते हैं और इन लोगों की बहुत ही अच्छी पराजय होती है अंग्रेज़ों की। आगे हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद सालबाई की संधि 1782 में होती है और ये भी इसी के टाइम पीरियड में होती है। और साथ में जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये इसके लिए कि ये जब युद्ध समाप्त होता है तो मैंगलोर की संधि होती है और ये मैंगलोर की संधि 1784 में होती है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंगलोर की जो संधि है वो 1784 में हुई थी और ये सारे घटनाक्रम इसी के टाइम पीरियड में हो रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं इसी के टाइम पीरियड में ही ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के टाइम पीरियड में हो रही है। आगे हम देखते हैं, बस इसी पेज में थोड़ा ब्लर है, आगे सब ठीक है। आगे फिर नोट में दिया हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफ़ा दे करके वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो फरवरी 1785 में इंग्लैंड वापस पहुंच जाता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, परंतु ये जल्दी कि 1795 में ही इस आरोप से मुक्त कर दिया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं इसके बाद जो है यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद 1785 से 1786 तक सर जॉन मैकफर्सन जो है वो बंगाल के गवर्नर बनते हैं और इन्हें जो है अस्थायी तौर पर ही बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया रहता है। इस वजह से इनके टाइम में कोई घटना नहीं घटी है। आगे फिर कार्नवालिस के बारे में बताया गया है, यानी कि जो मैकफर्सन हैं इनके बाद कार्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आते हैं और इनका समय रहता है 1786 से 1793। आगे फिर ये 1805 में फिर आते हैं। तो हम देखते हैं कार्नवालिस ने क्या कांड किए हैं। इसके समय में ज़िले के समस्त अधिकार जो है वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसी के टाइम से ये कलेक्टर का पद इतना महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भीड़ लगी रहती है एकदम। आगे हम देखते हैं कार्नवालिस ने और क्या किया। तो इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 जो है वो भ्रमण करने वाली अदालतों, जिनमें 3 तो बंगाल में और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। फिर हम देखते हैं कार्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे कार्य करता था। फिर आगे हम देखते हैं पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जो जमींदारी थी इनको अधिकार से वंचित कर दिया गया और कंपनी के कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत व्यापार पर
जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना खुद का भी व्यापार कर रहे थे। आपने देखा होगा 1717 में एक फरमान जारी किया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, जिसके तहत लगान मुक्त ये लोग व्यापार कर सकते थे। लेकिन उस व्यापार को मतलब मुक्त व्यापार करने के लिए जो फरमान दिया गया था वो कंपनी को दिया गया था, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे उस फरमान को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करके अपना व्यापार इससे चला रहे थे। तो ये जो कार्नवालिस आता है ये कंपनी के जो कर्मचारी अपना व्यक्तिगत रूप से व्यापार चला रहे थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है। आगे हम देखते हैं, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया जाता है और साथ में भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमानदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। यानी कि इनसे हाई लेवल के जो पद हुआ करते थे, जो हाई लेवल की पोस्ट होती थी, उन पे भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था, वो सब की सब रिजर्व होती थी ब्रिटिशर्स के लिए। आगे हम फिर देखते हैं, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति इसने लागू की। इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना तय किया गया। फिर हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्ती की जो योजना है जॉन शोर ने बनाई थी, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया और इसमें जो ज़मींदारी है भू राजस्व की दर तय करने के लिए वो स्वतंत्र थे। यानी कि जो ज़मींदार थे वो जितना भी चाहे उतना भू राजस्व तय कर सकते थे, फिर चाहे वो 1/2 करें या 1/3 करें, जो उनकी मर्जी थी वो भू राजस्व की दर स्वयं तय कर सकते थे स्थायी बंदोबस्त के तहत। आगे हम देखते हैं, कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और जो पुलिस सेवा है ना उसका भी जन्मदाता इसी को माना जाता है, कार्नवालिस को। आगे हम देखते हैं सर जॉन शोर आएंगे कार्नवालिस के बाद और इनका जो समय है वो 1793 से 1798 है और इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो इसने कुछ खास किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम बेलेजली को देखते हैं। जो लॉर्ड बेलेजली है वो 1798 से 1805 के मध्य में गवर्नर जनरल बन के आते हैं और इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। सबसे पहले तो इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सहायक संधि है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया। फिर आगे देखते हैं कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, पर वो इतना जो है विस्तार रूप से नहीं कर पाए थे, कर भी नहीं पा सकते थे क्योंकि उनको जल्द ही मतलब उनके देश वापस बुला लिया जाता है और ज़्यादा टाइम तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे रहती है। तो उन्हीं का यानी फ्रांसीसी जो डुप्ले थे उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके इसने जो है यानी कि बेलेजली ने इसका विस्तार किया और बहुत हाई लेवल पे विस्तार किया है। आप देखेंगे कि लगभग जो भी प्रसिद्ध उस टाइम पे राज्य या रजवाड़े थे उन सबको इसने सहायक संधि के तहत कर ही लिया था अपने में। हम देखते हैं फिर सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे, सबसे पहला जो राज्य है उसमें आता है हैदराबाद 1798, फिर मैसूर 1799, उसके बाद तंजौर अक्टूबर 1799, फिर अवध 1891 ईस्वी और पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, फिर बरार एवं भोसले जो हैं वो दिसंबर 1803 में, और जो सिंधिया हैं उन्होंने 1804 में, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में फिर आपको जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर भी मिल जाएंगे। और ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि मतलब कौन पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हैदराबाद, देन मैसूर, देन तंजौर, देन अवध, इतना याद रखिए, इतना काफ़ी है। और बाकी पता तो सबका होना चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। 4 ऑप्शन दे करके ये भी पूछ सकते हैं कौन ऐसा जो है राज्य रहा जो सहायक संधि नहीं किया था। तो हम आगे देखते हैं, जो मैसूर तो 1799 में कर ही लिया है। अभी सारे तो इसमें दिख ही रहे हैं, जैसे झांसी इसमें शामिल नहीं है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में झांसी दे दे, तो आपको पता होगा कि इन लोगों ने किया है, तो आप आराम से ऑप्शन टिक कर ले जाएंगे कि झांसी ने नहीं किया है। आगे हम देखते हैं, बेलेजली के समय ही टीपू सुल्तान जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम जो उनकी राजधानी रहती है वहीं पे मारे जाते हैं। फिर जो बेलेजली है इसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि बेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा
और इसके साथ हम देखते हैं कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1850 ईस्वी में फिर दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अभी आपने देखा जब कॉर्नवालिस का टाइम आया था तो मैंने बताया था 1805 में वो दोबारा आते हैं, लेकिन 1805 में ही वो निपट जाते हैं, इस वजह से उनका टाइम समाप्त हो जाता है। फिर हाँ, इनके बाद आएंगे जॉर्ज वॉरलो, सर जॉर्ज वॉरलो, और इनका समय केवल 2 साल का है, 1805 से 1807 ईस्वी। वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह होता है इसके टाइम की यही महत्वपूर्ण घटना है, और ये जो वेल्लोर का विद्रोह है ये पहला धार्मिक विद्रोह माना जाता है, पहला धार्मिक विद्रोह है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने लायक है। आगे फिर हम देखते हैं मिंटो आ जाएंगे, पहले तो मिंटो प्रथम आएंगे, फिर आगे चल के मिंटो द्वितीय भी आते हैं। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1860 से 1813 इनका समय है। आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो इनके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। और किससे हुई थी? तो मिंटो और राजा जो रणजीत सिंह थे इनके मध्य हुई थी। और इसी के समय, यानी कि ये जो इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 आता है। तो मिंटो के टाइम में, जो मिंटो फर्स्ट हैं इनके टाइम में चार्टर एक्ट 1813 आ जाएगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत काफ़ी कुछ घटनाक्रम होता है, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एकाधिकार प्राप्त था व्यापार पर। जो हम लोगों के साथ जो उनका व्यापार हुआ करता था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था कि यूरोप से कोई भी अन्य कंपनी भारत में आकर के व्यापार नहीं करेगी, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का व्यापार हो, चाहे चाय का व्यापार हो या चाइना के साथ व्यापार हो या अफीम हो या चाय हो, इवन कोई सा भी व्यापार। हमारा उस टाइम पे हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग काफ़ी फेमस था, आज भी है। तो इन सब में किसी भी चीज़ में कोई अन्य यूरोपियन कंपनी आ करके व्यापार नहीं कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो उसके साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका एकाधिकार समाप्त हो जाता है। और फिर लेकिन उसके बाद भी 3 चीज़ों पर एकाधिकार बना रहता है, जिसमें चाय शामिल है, चाय पर, और चीन के साथ जो भी व्यापार किया जाएगा उस पर, और साथ में अफीम। इन तीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। बाकी और जो अन्य व्यापार थे, फिर चाहे वो मसाले हों या फिर वस्त्र उद्योग हो, इन सब से जो व्यापार है उसमें कोई भी यूरोपियन कंपनी आ करके व्यापार कर सकती थी। और हालांकि फिर 1833 में आप देखेंगे एक दूसरा चार्टर आएगा, इसके साथ ये जो ईस्ट इंडिया का इन 3 चीज़ों पर एकाधिकार बना था ये भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी का समय है। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और आगे देखते हैं मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि। आप इसको ज़्यादातर टाइम पे लिखा हुआ पाएंगे सुगौली की संधि, सुगौली की संधि, इसमें संगोली लिखा हुआ है। तो ये इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1816 में हुआ था। फिर इसी के साथ जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये अंत हो जाता है इसका। आगे हम देखते हैं इसके समय यानी हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया, और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां शामिल थे। तो आप जान लीजिए कि पहले पिंडारी कौन थे। जो उस टाइम पे मराठा लोग थे, मराठा, उनकी सेना में जो काम करते थे सैनिक, वो सब मतलब कि आगे चल के जब ये लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, मराठाओं को जब ये लोग मराठा जो साम्राज्य है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेती है, तो जो उनके सैनिक थे मराठाओं के वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो वही फिर लूट मार करके अपना फिर किसी न किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाते रहते हैं। तो उन्हीं को इन लोगों ने पिंडारी कहा है। और फिर आगे हम देखते हैं इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। साथ में इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। हालांकि इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध समाप्त किया है, लेकिन आगे चल के जो चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे, चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने पूरी तरह से जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए इनको मतलब कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता।
दाता कहा जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सारे पूछे जाते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं, इसी के समय में 1822 का टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया। तो आगे हम देखते हैं, इनके समय में यही सारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आगे 1823 से 1828 के मध्य लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। 1823 से 1828 ईस्वी। आगे हम फिर देखते हैं इन्होंने क्या, मतलब इनके क्या काम रहे हैं। तो इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826 में, और 1826 में फिर ये युद्ध समाप्त होता है यानडाबू की संधि से। इसमें यानडाबू ही लिखा हुआ है। तो 1826 में यानडाबू की संधि के साथ पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं जो 1824 में बैरकपुर में स्टैंड विद्रोह हुआ था वो एमहर्स्ट के ही टाइम पीरियड में हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं इनके समय में यही दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। फिर इनके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहे हैं, और इनका समय है 1828 से 1835 ईस्वी। हम देखते हैं 1803 में यह मद्रास के गवर्नर थे। फिर उसके बाद इसी के समय में 1806 में जो माथे पर जातीय चिन्ह यानी कि जो तिलक लगाया जाता था वो, और जो कानों में बालियां पहनने की प्रथा थी वो सब ये समाप्त कर देता है, जिसकी वजह से वेल्लोर में पहला जो सैनिक विद्रोह है, यही मैं आपको अभी बता रही थी कि पहला जो धार्मिक विद्रोह था ये इसी के टाइम में फिर हो जाता है। आगे हम देखते हैं ये मतलब कि 1806 में आगे आपने देखा था किनके मध्य में हुआ था, मिंटो में नहीं हुआ था, जॉर्ज वॉलर के टाइम पे हुआ था वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। आगे हम देखते हैं 1833 में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार भारत का पहला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाते हैं। ये देखिए, ये पहले से ही हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। आगे हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर हम देखते हैं बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाया था 1829 में, उसमें धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट में दिया हुआ है कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे, हालांकि इनके जो प्रयास रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए, और लेकिन इन्होंने जो 1829 में कानून बनाया था बेंटिक ने, उसमें कुछ सफलता मिली थी, पर पूर्ण रूप से सफलता तो अभी भी नहीं मिली है, क्योंकि हाल ही में अभी कई घटना देखी गई थी कि आज भी वर्तमान में भी हमारे यहाँ कोई ऐसा देश का कोना है जहाँ पे सती प्रथा प्रचलन में है। तो हम देखते हैं आगे, बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। कुछ लोग होंगे जिन्हें सती प्रथा के बारे में नहीं जानकारी हो, तो मैं बता दूं कि सती प्रथा कुछ और नहीं थी। सती प्रथा थी कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो जो जिस चिता पे उस डेड बॉडी को रख के जलाया जा रहा है, उसी के साथ जो महिला थी उनकी, यानी कि जो उनकी पत्नी थी, उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। और पहले स्टार्टिंग में तो महिलाएं खुद से ही जो है, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे सती प्रथा का अपने यहाँ इतना बोलबाला हुआ, ये स्टार्ट इसी वजह से होती है कि बाहर से जो मुस्लिम आक्रांता आए उन लोगों ने वो बहुत ही बुरी तरह से अत्याचार किया करते थे महिलाओं के साथ। तो महिलाएं अपना मतलब कि अस्तित्व बचाने के लिए अपने आप को आग के सहारे कर दिया करती थी, अपने पति के साथ ही जलकर मर जाती थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चल कर के ये पूरी की पूरी प्रथा बन गई। अगर कोई महिला ना भी जो है सती होना चाहे तो उसको जो है ज़बरदस्ती अब मतलब पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, और इसको ना मतलब बहुत ही एक मतलब महान काम माना जाता था सती होना, उसको सती माता कहा जाता था। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कुरीति की तरह बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई थी। अंत में फिर इसके लिए बहुत कानून बनाने पड़ते हैं, जैसे कि आपने देखा मराठाओं ने भी कानून बनाए, अकबर ने भी प्रयास किया, पर ये समाप्त नहीं होता है। फिर आगे चल कर के जो राजा राम मोहन राय जी हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी को मरते हुए देखा था, उसी टाइम से ठान लिया था कि इसको समाप्त करके ही दम लेंगे। फिर अंततः ये बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं सती प्रथा को समाप्त करने में। फिर हम आगे देखते हैं
आगे हम देखते हैं बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं इसी के समय यानी कि जो मतलब बेंटिक हैं, इन्हीं के टाइम पे मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। आगे हम देखते हैं बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को भी हड़प लिया और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये जो शिशु बालिका हत्या है राजस्थान वाले एरिया में, या जो कुछ राजपूत वगैरह थे उनके यहाँ क्या होता था, जो दाई वगैरह होती थी, जब लड़कियाँ पैदा होती थी तो बहुत तरह से बहुत क्रूर तरीके से लड़कियों को मार दिया जाता था। जैसे कि जो चारपाई होती है उसमें गांव में आपने देखा होगा खटिया बोलते हैं, उसका जो पेरुआ होता है उसी को गले पे रख करके उस पे जो दाई वगैरह होती थी वो चढ़ जाती थी। मतलब बहुत ही अत्याचार होता था लड़कियों के साथ। ईश्वर का शुक्र है मतलब कि जो बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का शुक्र है, आज लड़कियाँ उतना ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार नहीं होती हैं जितना पहले होती थी। जन्म होने से पहले, जन्म होने के बाद, हर टाइम पे उतनी ज़्यादा प्रताड़ना, उनको जिंदा मार देना, फिर विधवा हो जाए तो जिंदा जला देना, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ झेल करके आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर आज हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ास तौर से हम लड़कियों का, कि हम लोग कुछ करें, अपना खुद का कुछ नाम बनाएं, अपनी खुद की पहचान बनाएं। क्योंकि आज से 70 साल पहले हम लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी मतलब इतनी छूट नहीं थी, इतनी आज़ादी नहीं थी, इतना पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो आज अगर हम लोग को इतनी आज़ादी मिली है, इतना पढ़ने लिखने का मौका मिला है, समाज में उतनी बराबरी नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी बराबरी मिले इसका हमें अवसर दिया जा रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस अवसर का लाभ उठाएं, ना कि थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा दिखावा कर दें। जैसे कि आजकल रील्स में कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। मैंने देखा है रील्स में लोगों ने बहुत बदतमीजी कर रखी है, जो चीज़ें सच नहीं है उसको भी इतना ज़्यादा ओवर तरीके से दिखा रहे हैं, जिससे जो मेंटालिटी है लोगों की पढ़े लिखे लड़कियों के प्रति वो दिन प्रतिदिन और ही गंदी होती जा रही है। तो हमें केयर करना चाहिए। ऐसी जो रील्स बन रही हैं उसको थोड़ा कम ही सपोर्ट करिए, जिससे हम लोगों की जो छवि है वो इतनी ज़्यादा धूमिल ना होने पाए। कि लोग पहले भी सोचते थे कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वो हाथ से बाहर चली जाएंगी। हालांकि कोई किसी को ये राइट नहीं है कि वो हमको अपने हाथ में कंट्रोल करके रखें। हम लोग भी आज़ाद ही पैदा हुए हैं, जैसे लड़के आज़ाद पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपनी छवि खुद ही बनानी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी फिर आगे हम देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। इनका टाइम पीरियड 1835 से 1836 तक रहता है। जो मेटकॉफ हैं इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको इसको ऊपर ही बता दिया था, यहाँ दिया भी है। आगे हम फिर देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। 1836 से 1842 इनका टाइम पीरियड रहा है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 1842 के मध्य हुआ। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक जो रोड है उसकी मरम्मत करवाई थी, और ये जो रोड है वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। शेरशाह सूरी के द्वारा ये बनवाई गई थी। फिर आगे हम देखते हैं, फिर एलन बरो आ जाएंगे। ये एलन बरो यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादातर आपको ये एलन बरो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं जो लॉर्ड एलन बरो आएंगे, इनका समय है 1842 से 1844, और 1842 की एक बहुत ही फेमस घटना है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इनके समय। तो पहला जो आंग्ल 1842 नहीं, वो मुझसे मिस्टेक हो गया। जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 की घटना है, मैं गलती कर गई, 1942 है, सॉरी मैंने 100 साल पीछे ही इसको कर दिया, आई एम सो सॉरी इसके लिए। फिर हम देखते हैं लॉर्ड एलन बरो ने क्या काम इनके टाइम पे हुआ है। तो पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध है ये इन्हीं के टाइम पे समाप्त होता है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, और जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन इसी के टाइम पीरियड में होता है, यानी कि एलन बरो के समय ही जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया जाता है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। दास प्रथा में भी इंसानों के साथ बहुत ही जाति की जाती थी, जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। आगे हम देखते हैं फिर
1844 से 1848 के मध्य लॉर्ड हार्डिंग आ जाएंगे। और इनके समय में क्या घटना होता है, तो इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी पहला आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845-46 के मध्य हुआ था, और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। और जो लॉर्ड हार्डिंग हैं, इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो याद रखिएगा, किन्होंने सती पर प्रतिबंध लगाया, किसने शिशु बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया, किसने जो है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं डलहौजी आएंगे, और इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। डलहौजी 1848 से 1856 के मध्य आएंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में, तथा पंजाब का जो ब्रिटिश शासन में विलय है 1849 में। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य की जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, वो महारानी विक्टोरिया को भी जो भेज दिया गया था, वो डलहौजी के टाइम पीरियड में ही भेजा गया था। आगे हम देखते हैं जो सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852 में। क्या होता है उसमें, लोअर बर्मा और पीगू जो क्षेत्र था म्यांमार का, उसको अंग्रेजी मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। फिर हम देखते हैं डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उन्हें 1850 में मतलब उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। किस पर, सिक्किम पे। तो आप याद रखिएगा। 1849 में पंजाब का विलय कर लिया, और 1852 में बर्मा को, और 1850 में सिक्किम को विलय कर लिया गया। फिर हम आगे देखते हैं 1852 में एक और घटना होती है। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था भूमि रहित जो जागीरें हैं उनका पता करना और उन्हें छीन लेना। छीनने में ये लोग बहुत तेज थे। फिर हम देखते हैं डलहौजी का टाइम है, उसके टाइम पे एक व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक मतलब इसको इसी वजह से हम लोग ज़्यादा याद करते हैं। डलहौजी ने जो ये व्यापकगत का सिद्धांत लाया था, जिसके तहत इसने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। इसमें इसका मानना था कि कोई व्यक्ति या कोई राजा रजवाड़ा जिनका बायोलॉजिकल सन या डॉटर नहीं है, मतलब यानी कि जो उनकी खुद की संतान नहीं है उनका उत्तराधिकारी के रूप में, तो वो लोग उस शासन को मतलब उस राज्य को अपने में मिला लिया करते थे, जिसके तहत इन्होंने झांसी को भी हड़प लिया था। फिर आगे हम देखते हैं इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए जो राज्य हैं उसमें क्या थे, तो सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर, बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा को 1849 में, बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसे 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश में जो है उसको 1852 में, और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में इन्होंने हड़प लिया। और इसका भी क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा सतारा, तो सबसे पहले इन्होंने सतारा को, फिर संभलपुर को, उसके बाद बघाट को, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी को 1853 में हड़प लिया। आगे हम देखते हैं 1856 में अवध राज्य था उस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य को इसमें मिला लिया गया। और उस समय अवध के जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। इनका मानना था कि जो वाजिद अली शाह हैं इनसे जनता बहुत ज़्यादा नाखुश है, ये मतलब कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इस वजह से इन लोगों ने उसको भी अपने में मिला लिया अवध को। और आगे चल के जब 1857 की आप क्रांति को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है अगर कहीं से लोग विद्रोह किए थे 1857 में, बहुत ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा कहीं से शामिल हुए थे तो वो अवध ही था, जो आपको यह दर्शाता है कि अवध में जो शासक थे उस टाइम पे वाजिद अली शाह, इनसे जनता बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि जो अंग्रेज़ थे उनसे जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। फिर आगे हम देखते हैं 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थापित किया। फिर शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का, मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो 1854 का वुड डिस्पैच को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई शामिल है, इसमें एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूपी ARO में क्वेश्चन पूछा गया है।
आगे हम देखते हैं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किए गए। फिर हम देखते हैं डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली रेल चलाई गई थी। और ये क्वेश्चन जो इसके पहले यूपी टेट हुआ था 2020-21 के आसपास, उसमें पूछा गया था जूनियर वाले एग्ज़ाम में। फिर हम देखते हैं 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की और इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की और साथ में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित जो तार सेवा है उसको भी स्टार्ट करवाया और शिमला को इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाई। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट हुई और डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। इसमें क्या होता था, अब कुछ जो है उड़ीसा में जनजातियां थी, वो क्या काम किया करती थी, अपने देवता को जो है खुश करने के लिए इंसानों की बलि दिया करती थी, तो उस पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। किन्होंने? तो डलहौजी ने। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। डलहौजी के बाद कैनिंग का टाइम आ जाएगा 1856 से 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग का समय रहेगा और ये भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त होने वाले ये भारत के पहले वायसराय थे। यानी कि अब 1857 का जो विद्रोह होगा उसके बाद 1858 में एक नया अधिनियम आएगा, उसके तहत जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, उनका जो पदनाम है वो बदल करके वायसराय कर दिया जाएगा, वायसराय। तो जो वायसराय हैं, पहले वायसराय जो बनेंगे वो यही कैनिंग ही बन जाएंगे। चूँकि ये पहले से ही गवर्नर जनरल रहते हैं तो इनका जो है नाम बदल दिया जाता है, बाकी इन्हीं को रहने दिया जाता है। आगे फिर हम देखते हैं कैनिंग के समय में क्या हुआ है। तो इनको जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन पहला वायसराय बनाया गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हम देखते हैं इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसके पहले जो डलहौजी आया था उसने ही सारी लीपापोती की थी, उसने ही सब कुछ वो कांटा बो करके चला गया, आ करके फिर कैनिंग को उस कांटे में जीना पड़ता है। यानी कि जो उसने नरबली प्रथा पे रोक लगवाई, जो उसने झड़प नीति वगैरह चलाई, इन सब से पब्लिक बहुत ज़्यादा नाखुश हो गई थी, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था और वो गुस्सा फिर 1857 के विद्रोह में फूट पड़ा। लेकिन तब तक जो है 1857 का जब तक विद्रोह हुआ उसके पहले ही डलहौजी यहाँ से चला जा चुका था और कैनिंग का टाइम पीरियड आ गया था। तो जिसने बोया उसको काटना नहीं पड़ा, काटना किसी और को पड़ा है, यानी कि कैनिंग को काटना पड़ा। 1857 का विद्रोह इन्हें झेलना पड़ा। फिर हम देखते हैं आगे कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था और इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों में, मतलब कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला जाता है। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित होता है जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1856 में और ये क्वेश्चन RO में पूछा गया है। फिर हम आगे देखते हैं कैनिंग के समय ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। फिर हम देखते हैं जो बेबगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय राज्य की नीति, इसको समाप्त कर दिया गया और ये जो है 1858 का जो आएगा ना, मतलब महारानी के द्वारा जो भेजा जाता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, 1858 का एक अधिनियम रहता है, उसी में ये सारी चीज़ें की गई थी कि अब जो राज्य हैं उनको मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो टाइम ही ख़त्म हो गया, जो क्राउन है यानी कि जो रानी हैं वो किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं करेंगी, जो राज्य जैसे स्वतंत्र हैं वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली भी लागू की गई। तो इसके बाद फिर एल्गिन आ जाएंगे और इनका समय जो रहेगा वो 1862 से 1863 रहेगा। इनके समय में क्या बातचीत है देखते हैं। तो एल्गिन के समय यानी कि इसने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी फिर मृत्यु भी हो जाती है। तो आगे हम देखते हैं लॉरेंस, इनके बाद जो है लॉरेंस आएंगे और इनका समय
1864 से 1869 ईस्वी रहेगा। अब जितने लोग आ रहे हैं वो सब वायसराय हैं, यानी कि जो लॉर्ड लॉरेंस को आप देख रहे हैं तो ये वायसराय लॉर्ड लॉरेंस होंगे। तो हम आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो इन्हीं के समय 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। और इसी के समय में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में फिर भीषण अकाल भी पड़ता है। कहाँ पे अकाल पड़ रहा है? बुंदेलखंड में, उड़ीसा में, और हाँ यहाँ पे 1868 से 1869 में भयंकर अकाल पड़ता है। इसने चैम्बवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया। फिर 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। और फिर इसके बाद वायसराय आएंगे मेयो। तो वायसराय मेयो के बारे में देखते हैं। इनका समय है 1869 से 1872 ईस्वी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। और इसके साथ साथ इसने क्या किया है, तो 1872 में चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। मेयो के समय में ही मेयो की हत्या 1872 में कर दी जाती है। आपको पता होना चाहिए कहाँ की गई थी। तो जो मांडले जेल है ना, मांडले जेल नहीं भाई, जो अंडमान निकोबार में एक जेल है सेलुलर जेल, जहाँ पे काली पानी की सज़ा दी जाती थी, वहाँ पे इनकी हत्या एक रहते हैं क्रांतिकारी, उनके द्वारा की जाती है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और इनके समय एक और घटना है, उसको याद रखिएगा। जो मेयो हैं, इन्होंने, आप देखते हैं जनगणना, जो अभी आप जनगणना देखते हैं, इनके द्वारा पहली जनगणना करवाई गई थी भारत में। जो पहली बार जनगणना है वो इन्हीं के द्वारा भारत देश में करवाई गई थी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आगे चल के फिर 1881 में रेगुलर तौर पे हर 10 साल में जनगणना कराई जाने लगती है, लेकिन इन्होंने जनगणना की शुरुआत की थी 1872 में। आगे हम देखते हैं फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। इन जो है वायसराय बन के आते हैं, 1872 से 76 के मध्य भारत में रहते हैं। और इनके समय में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ता है। आगे हम देखते हैं, इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। और जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक हैं, इन्होंने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बंद करना है। पंजाब का जो कूका आंदोलन है वो इसी के समय हुआ था। आप मुझे बताइएगा जो कूका आंदोलन है वो किस सन में हुआ था। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइएगा ज़रूर अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो। मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं, आधे पे स्किप करके चले जाते हैं। पर मेरा मानना है कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपको समझ आएगा। और जब आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे एक दो चीज़ थोड़ी देर आप देख के फिर चले जा रहे हैं, किसी और चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उससे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और जो भी चीज़ आप पढ़ें मन लगा के अच्छे से पढ़ें, पूरा कंप्लीट करें। जैसे लूसेंट बुक है। अब एक बात जान लीजिए, जिस तरह से आजकल कंपटीशन चल रहा है ना, उसमें आप किसी एक चीज़ को पढ़ करके या कोई एक बुक या कोई एक गाइड पढ़ करके ना कोई सब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि जो ये लूसेंट की बुक है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको डीप नॉलेज नहीं है या पूरा बेस नहीं पता है तो फिर आप इन सारी चीज़ों को पूरा रट नहीं पाएंगे कि ये इसके समय में हुआ, ये इसके समय में हुआ। ये सब थोड़ा रटना मुश्किल होता है। और हम लोग जिस एज में हैं उस एज में रटना तो और ही ज़्यादा मुश्किल होता है। रटने वाली जो विद्या है ना वो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, बच्चे हर चीज़ को रट लेते हैं। पर हम लोग अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, एटलीस्ट जो भी लोग तैयारी करने आते हैं वो 20-21 से तो ऊपर ही हो जाते हैं, कुछ लोग 18 में ही शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों की जो एज है ना, धीरे धीरे हम लोगों को रटने वाली जो समस्या है वो छूट जाती है, हम लोग रट नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ लें स्टार्टिंग से, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम शुरू करना है देने के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी घटनाएं अच्छे से पता रहेंगी, तो फिर आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। वरना तो फिर रटना ही पड़ेगा, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी घटना क्यों घट रही है, कैसे आ गई अचानक से। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बेस ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है एनसीईआरटी।
आगे हम चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि जो पंजाब का कूका आंदोलन है, ये आप मुझे बताएंगे कूका आंदोलन किसके टाइम पे, मतलब वो किस सन में हुआ था। फिर हम देखते हैं इसी के समय यानी नॉर्थ ब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत का और जो ब्रिटेन के बीच व्यापार है इसमें वृद्धि होती है। और ये जो मतलब कि नहर है स्वेज नहर, ये 1869 में खोली गई थी और ये ऐसे ऐसे आती है। यहाँ पे है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यहीं से निकाली गई है और इस पर जो कब्जा है वो मिस्र का है, मिस्र का कब्जा है। ये ज्योग्राफी में आएगा, हो सकता है बहुत अच्छे से ज्योग्राफी में दिया हुआ हो तो वहाँ हम आपको बताएंगे। मैप होता यहाँ तो अच्छे से बता देते, एक ही बार में समझ आ जाता, पर यहाँ मैप तो दिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद फिर आ जाएगा लिटन का समय 1876 से 1880। फिर हम देखते हैं, अब जैसे आप यहीं पे देख लीजिए ये जो स्वेज नहर है, अगर आपने स्वेज नहर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में कहीं नहीं पढ़ा है, आपने मैप वगैरह नहीं देखा है, तो आप कैसे इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं कि स्वेज नहर क्या है, स्वेज नहर कहाँ है, स्वेज नहर। तो इन सारी चीज़ों के लिए ना आपको फिर एनसीईआरटीज़ पे या फिर किसी भी कोई सी भी बेसिक लेवल की जो बुक्स होती हैं उन पे अगर आपकी अच्छी पकड़ रहे तो अचानक से कोई जो नाम आएगा वर्ल्ड में आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, आपको समझ आएगा कि अच्छा वहाँ की बात चल रही है। तो इस वजह से भी बेस ज़रूर बनाना चाहिए। आगे हम देखते हैं लिट्टन के बारे में। इनका जो समय है 1876 से 1880 है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे। साहित्यकार में इसे ओवन, साहित्याकाश क्यों लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, साहित्याकाश लिखे हुए हैं, में इसे ओवन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता था। या मेरे ख्याल से जो मतलब कि साहित्य में इनका जो नाम है वो ओवन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता है। लिट्टन का नाम ये कुछ रॉन्ग जो है लीक टाइपिंग होगा, आगे हम इसको देख लेंगे। फिर हम देखते हैं जो लिट्टन है इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में फिर भयानक अकाल पड़ जाता है। 1870 का अकाल बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर हम देखते हैं लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की भी स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अकाल आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी और किसके समय की गई थी, तो याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया हैं इनको कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। सोचिए बंगाल में अकाल, मतलब इतने सारे प्रांतों में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि में भयानक अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन इनको दिल्ली दरबार जो है लगाने की सूझी हुई थी। इन्होंने दिल्ली दरबार आयोजन करवाया और जो महारानी विक्टोरिया थी उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी। मतलब कैसी थी वो महारानी विक्टोरिया, हालांकि उनको शायद पता भी नहीं रहा होगा कि जहाँ पे हमारी मतलब हमने उपनिवेश बना के रखा है वहाँ की स्थिति क्या है। जो हाई पोस्ट पे होते हैं उनको जानकारी हो भी नहीं पाती। आगे हम देखते हैं दिल्ली दरबार हो गया। फिर हम देखते हैं मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन ने भारतीय समाचार अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। और इसके तहत क्या होता है कि जो भारतीय समाचार पत्र हैं उन पे कठोर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे जैसे कि सोम प्रकाश आदि, इन सब पर जो है क्या होता है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कुल मिला के इनका प्रतिबंध लगाने का एक ही मोटिव था कि जो लोग मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं या लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से हमारा खून चूस रहे हैं, तो वो जो समाचार पत्र हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाए उस लैंग्वेज में, यानी कि जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग थे, हिंदी बोलते थे, मराठी बोलते थे, पंजाबी, बंगाली, तो इन सारी जो भाषाएं हैं उसमें कोई भी अखबार न छपने पाए। इसी वजह से इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और ये आपसे पूछा जाता है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1878 में। आगे नोट में दिया है कि पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, यानी कि एक अखबार था जिसका नाम था पायनियर, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बहुत ही सही एक्ट बताया था। फिर हम देखते हैं इसी के समय में 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित होता है और जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 3-4 जो है मतलब कि अधिनियम थे उसमें आपको मैच करना था दरअसल कि कौन सा अधिनियम किस सन का है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे हम देखते हैं। फिर
आगे क्या है कि इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी, ताकि कोई भी भारतीय जो है वो उसमें मतलब कि जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण ही ना कर सके। हम लोगों के यहाँ उतनी जो है एजुकेशन की सुविधाएं नहीं थी, और ये लोग जो एग्ज़ाम वगैरह है वो भी लंदन में लिया करते थे। हमारे यहाँ आज तो सारे मतलब कि हर राज्य में हर राज्य का जो एक एक ज़िला है उसमें सेंटर्स बनते हैं। तो आज देखिए हम लोगों के लिए एज कितनी ज़्यादा दी गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है सेलेक्ट हो सकें। लेकिन उस टाइम पे इस तरह की व्यवस्था थी। पहले तो जो एज 21 थी उसको भी घटाकर टोटल 20 मतलब कि 19 कर दिया गया। 19 से ज़्यादा के अगर आज आप हो गए हैं तो फिर सिविल सेवा के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते थे। और साथ में एग्ज़ाम भी कहाँ कराना था, तो एग्ज़ाम भी ये लोग लंदन में कराया करते थे। तो इन्होंने हर तरह से प्रयास किया कि कैसे जो है जो भारतीय हैं वो किसी भी हाई पोस्ट पे ना पहुंचने पाएँ। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों का जज्बा देखिए, जो सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं ये पहले जो है ICS अधिकारी बन जाते हैं, और इन लोगों का जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। फिर हम आप देखेंगे रिपन का समय 1880 से 84। जो वायसराय रिपन है इन्होंने क्या काम किया है देख लेते हैं। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको समाप्त कर दिया। और ये जो मतलब रिपन है ये मतलब अपने भारत देश के हित में बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन 4 साल की उम्र में ही इनको यहाँ से निपटा दिया जाता है, क्योंकि लोगों जो ब्रिटिशर्स थे उनको इनके कारनामे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये भारतीयों के हित में ज़्यादा ही कुछ काम कर रहे थे। आगे देखते हैं कि इन्होंने जो सिविल सेवा की आयु 19 कर दी गई थी उसको फिर से बढ़ाकर 21 कर दिया, और साथ में जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत भी की, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं कि रिपन के समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट करवाई गई थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1881 में जो है नियमित जनगणना यानी कि हर 10 साल पे जो जनगणना कराई जाती है वो इन्हीं के समय स्टार्ट की गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ है कि पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में कराई गई थी, और उस टाइम पे कौन थे, मेयो थे। आगे फिर हम देखते हैं रिपन के द्वारा क्या होता है। तो रिपन के द्वारा ही जो है सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसमें क्या होता है, जो मज़दूर होते हैं उनका जो वर्किंग आवर है उसको कम कर दिया जाता है। पहले 12, 13, 14, 15 घंटे तक काम लिया जाता था, उसको कम किया जाता है। जो छोटे बच्चे थे जो मतलब कि 5-6 साल से ही उनको फैक्ट्रियों में झोंक दिया जाता था काम करने के लिए, तो उनकी एज बढ़ाई जाती है। तो इस तरह के जो काम थे वो रिपन ने करवाए थे। फिर हम देखते हैं रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, और इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा जो मुकदमे की सुनवाई है इसके लिए एल्बर्ट बिल जो है वो प्रस्तुत किया गया। लेकिन जो यूरोप वासी थे उनके प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ता है। तो इसको हम लोग जो है एल्बर्ट बिल विवाद के रूप से जानते हैं। 1883 की ये घटना है, 1883 की घटना है, एल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानी जाती है, एल्बर्ट बिल विवाद। और इसमें क्या प्रावधान था, तो इसमें ये प्रावधान था कि पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे उनके कोई भी वाद प्रतिवाद होते थे तो उसको केवल और केवल अंग्रेज जज ही सुना करते थे। लेकिन जो एल्बर्ट बिल आता है इसके तहत ये प्रावधान कर दिया जाता है कि अगर कोई अंग्रेज है और उसका मुकदमा चल रहा है तो उसे जो इंडियन जज हैं वो भी इनके मुकदमे को सुन सकते थे। लेकिन इसके लेकर के इतना ज़्यादा विवाद होता है, लोग इतना ज़्यादा उसका विरोध कर देंगे, ये काले लोग हम गोरे लोग का मुकदमा सुनेंगे, इतना बड़ा अपमान। तो इन लोगों ने बहुत विद्रोह किया, तो फिर लास्ट में इनको जो एल्बर्ट बिल है इसको वापस लेना पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा इस विधेयक के जो विरोध किया गया, यानी कि जो एल्बर्ट बिल विवाद हुआ जिसको लेकर के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया, तो उस विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। आगे हम देखते हैं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं, इन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संख्या दी। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल आज आप देखते होंगे कि जो इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है वो इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ही याद में मनाया जाता है, और इन्हें सिस्टर कहा जाता था। और इन्हीं की वजह से आज आप देखेंगे जो नर्सेज हैं उनको सिस्टर कहा जाता है, तो वो इन्हीं की वजह से कहा जाता है। और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, कहीं आप देखे सुने होंगे ही।
आगे हम देखते हैं लॉर्ड जो डफरिन है इनका समय आएगा फिर 1884 से 1888 में डफरिन यहाँ जो है गवर्नर नहीं वायसराय बन के आते हैं। फिर हम देखते हैं इनके समय क्या हुआ। तो डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 से 1888। बर्मा को अंतिम रूप से फिर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है और इसी डफरिन के समय बंगाल में जो बंगाल टेनेसी एक्ट है वो और अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट ये पारित किया जाता है। फिर हम देखते हैं डफरिन के समय क्या होता है। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा सुना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसने किया था, मतलब कि A.O. ह्यूम ने किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि किसके समय में हुई थी, तो डफरिन के समय में हुई थी। स्टार्टिंग में तो जो मतलब कि ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इन्हें धीरे धीरे ये लगने लगता है कि जो मतलब कि क्या बोलते हैं, सॉरी याद ही नहीं आ रहा है, जब इन्हें लगने लगता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो इनके हाथ से निकल रही है, वो भारतीयों के हित में कुछ ना कुछ काम करने का प्रयास कर रही है, तो फिर यही डफरिन उसका बहुत विरोध करने लगते हैं। और इसके बारे में तो ये भी बोल देते हैं कि जो मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, और भी कई सारे स्टेटमेंट्स ये देते हैं। आगे फिर हम देखते हैं आगे जो है वो कौन वायसराय आएंगे, तो लॉर्ड लैंसडाउन आ जाएंगे, 1888 में आएंगे और 1894 तक इनका समय रहेगा। हम देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो कि डूरंड रेखा है उसका निर्धारण किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ। फिर हम देखते हैं 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। आपने देखा कि 1881 में पहला कारखाना अधिनियम रिपन के टाइम में आया, और फिर जो दूसरा कारखाना अधिनियम है वो किसके समय में आया, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 यानी 10 साल बाद ही आ गया। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है यानी कि जो दूसरा कारखाना अधिनियम आया इसमें स्त्रियों के 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था कर दी गई। फिर इसके बाद वायसराय एल्गिन बन के आते हैं, यानी कि एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 इनका समय रहता है। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भारत को तलवार के बल पर विजित किया है ऐसा कहा, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इनका ये स्टेटमेंट है कि जो है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही भारत की रक्षा की जाएगी। ये किसका कथन है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। फिर हम देखते हैं 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल इसके समय में पड़ता है। फिर उसके बाद करजन आ जाएगा भैया, करजन को कौन नहीं जानता होगा। 1899 में आते हैं और 1905 तक ये रहते हैं। तो इन्होंने देखिए क्या क्या कांड किए हैं। करजन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया। साथ में करजन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया, और इसके साथ इसने सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। और प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा करजन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनकी सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। साथ में इसके साथ हम देखते हैं इस कार्य को करने के लिए करजन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की, और ये जो मतलब कि ऐतिहासिक इमारतें और उनकी सुरक्षा मरम्मत वगैरह है ये आज भी भारत का जो संविधान है उसमें भाग 4 में दिया हुआ है DPSP, उसके तहत आर्टिकल 49 में आज भी इसका संरक्षण करने के लिए प्रावधान किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि करजन के समय में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया जाता है, और करजन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। जो बंगाल है उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया, और आज हमारे पास केवल पश्चिमी बंगाल है। जो पूर्वी बंगाल है ये वर्तमान का बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। स्टार्टिंग में जब भारत देश का बंटवारा हुआ था तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया था, क्योंकि ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था। फिर आगे चल कर के ये आज़ाद हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है। फिर आगे हम देखते हैं
करजन जब चला जाएगा तो उसके बाद फिर लार्ड मिंटो द्वितीय आएंगे और इनका समय 1905 से 1910 तक रहेगा। इनके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो पूछा जा सकता है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अब अगर किसी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा एमए के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसमें 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1906 में मुस्लिम आयोग की स्थापना की गई थी। हम देखते हैं इसमें और क्या हुआ। तो 1907 में जो कांग्रेस में सूरत अधिवेशन होता है, जिसके तहत कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, वो मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड की ही घटना है। फिर आगे हम देखते हैं इसके शासनकाल में 1907 में जो आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल है, इनके मध्य बैठक होती है। साथ में मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। आगे हम देखते हैं। और हाँ, ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें क्या होता है कि जो 1909 में इसको लाया गया था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो मुसलमान हैं इनको अलग से निर्वाचन व्यवस्था दी जाएगी। इसमें क्या होता था कि कोई मुसलमान व्यक्ति ही चुनाव के लिए खड़ा होगा और उसमें जो मुसलमान व्यक्ति हैं वही लोग वोटिंग भी करेंगे। मतलब पूरी तरह से फूट डालो राज करो का जो शुरुआत है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं इनके बाद 1910 से 15 के मध्य में हार्डिंग द्वितीय आते हैं और इनके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पे आते हैं। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में फिर एक भव्य दरबार का आयोजन इन्हीं के लिए किया जाता है और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई। 1912 में फिर दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बन जाती है। तो जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद 1906 में बहुत बड़ा विद्रोह होता है, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं और इसमें मतलब इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ, लोगों ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया और जो हिंदू थे और जो मुस्लिम थे उन्होंने आपस में राखियाँ बांधी, तो राखी दिवस के रूप में भी मनाया। मतलब हर चीज़ जो ब्रिटिश सामान थे उनका बहिष्कार किया गया, धरने धरे गए, बहुत कुछ किया गया ताकि जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए। तो अंततः बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है 12 दिसंबर 1911 में। जब राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं उसी के साथ जब ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और साथ में जो दिल्ली की राजधानी थी जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई। और इसके साथ फिर हम देखते हैं 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। और आप बताइएगा मुझे कि ये जो बम फेंकने वाले हैं इसमें कौन शामिल थे। फिर हम आगे देखते हैं इसी समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और साथ में इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप जो है ये पत्र है समाचार पत्र, इसका जो है प्रकाशन किया। आगे देखते हैं 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, तो 1916 से 1921 के मध्य में। और 1916 की एक और घटना है, इसको बता देते हैं। जैसे जो ये 1916 है इसमें बंगाल का एक अधिवेशन होता है। 1916 में आपने देखा 1917 में बंगाल का 1907 में सूरत अधिवेशन में जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस रहता है उसमें विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। फिर 1916 में एक अधिवेशन होता है, इसमें जो गरम दल थे वो जिसके जो नेतृत्व करने वालों में थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये सारे लोग गरम दल से संबंधित है ये। और जो नरम दल था, नरम दल जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले ये सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं क्योंकि 1907 में जब सूरत का अधिवेशन होता है जिसमें इसमें फूट पड़ जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो 1907 से लेकर के 1916 तक के मध्य में कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाता जिसकी वजह से भारत को आज़ादी दिलाने में कोई हेल्प हो सके। तो इसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें मतलब कि एहसास होती हैं कि गलत हो रही हैं, तो ये लोग अंततः 1916 में लखनऊ में, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लखनऊ में अधिवेशन होता है और उसमें ये लोग एक हो जाते हैं कि अब हम लोग मिलकर के सारा काम करेंगे।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी 1916 में। और 1917 की एक इम्पॉर्टेंट घटना है, उसे बता देते हैं। हो सकता है आगे कहीं दिया हुआ हो या नहीं भी दिया हो, दिया होगा देख लीजिएगा। 1917 में जो अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनती हैं। और जो अध्यक्ष बनती हैं उनका नाम रहता है एनी बेसेंट। और ये जो एनी बेसेंट जी रहती हैं, ये भारत की नहीं रहती, ये आयरलैंड की निवासी रहती हैं। फिर हम आगे देखते हैं चेम्सफोर्ड के बारे में। तो 1916 तक हमने देख लिया। अब हम चेम्सफोर्ड को देखते हैं। 1916 से 1921 इनके मध्य क्या काम हुए हैं। पहला तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। तो जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, वही है, ये दिया हुआ है इनके टाइम में। फिर आगे हम देखते हैं। दरअसल बात यह है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनका जो अधिवेशन होता था वो ज़्यादातर टाइम पे दिसंबर महीने में होता था। तो 1916 के स्टार्टिंग में ही जो है जो लॉर्ड हार्डिंग हैं, इनका टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ये कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसको बताया गया है। फिर हम देखते हैं 1916 में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और इन्हीं के समय 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग गठित किया गया। और साथ में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के समय पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट आपने देखा होगा। रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है, जिसके तहत आपको केवल शक के आधार पर ही कहीं से भी आप कहीं पे हों आपको गिरफ्तार किया जा सकता था और साथ में आपको बेल वगैरह भी नहीं मिलनी थी। तो इसको लेकर के बहुत सारा कि बहुत लोग विरोध करते हैं। आगे चल के आपको इसमें बताया गया है कि क्या क्या घटनाएं हुई। इसी के समय में हम देखते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड होता है। और साथ में खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ। जो तृतीय अफगान युद्ध है वो भी इसी के समय होता है। फिर हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं। जो लॉर्ड रीडिंग है 1921 से 1926 इसका समय रहता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जो कांड होता है, जिसको अभी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में होता है। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन फिर वापस ले लिया था। और ये जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो चौरी चौरा कांड है, अब इसको कांड नहीं कहा जाता, दरअसल ये काकोरी है। दरअसल ये चौरी चौरा की घटना है, कांड ही कहिए आप इसको। फिर हम देखते हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। और 1923 में चुनाव में क्या होता है, तो इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल जाता है। किसको? तो जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी उसको। फिर आगे हम देखते हैं, और इस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। फिर हम आगे देखते हैं इसी के काल में, यानी कि जो लॉर्ड रीडिंग है इसके काल में जो प्रिंस ऑफ वेल्स रहते हैं, ये नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पे आते हैं। और इस दिन फिर पूरे भारत में भूख हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। और 1921 की एक और घटना है, M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। और ये स्वामी श्रद्धानंद की यह हत्या 1925 में हो जाती है। और 1925 की एक और फेमस घटना है, 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। कानपुर अधिवेशन होता है 1925 में। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष, और वो भी कौन? तो फर्स्ट इंडियन फीमेल अध्यक्ष जो बनती हैं, फर्स्ट इंडियन फीमेल अध्यक्ष, जिनका नाम रहता है सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी। तो याद रखिएगा, पहले मैंने आपको बताया 1917 में पहली जो है फीमेल अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। 1925 का जो अधिवेशन हो रहा है कानपुर में, वहाँ पे पहली भारतीय फीमेल अध्यक्ष बनती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरोजनी नायडू जी। फिर आगे देखते हैं 1926 से 1931 का समय रहता है लॉर्ड इरविन का। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो है वो बम्बई पहुंचता है। और 12 मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इसी के साथ हम देखते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल 1929 में बम फेंका गया। और इसी के समय में लाहौर जेल में
जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल का जो कारण था वो भारतीय एवं अंग्रेजों के मध्य जो व्यवहार था उसमें किए जाने वाला भेदभाव था, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको ठीक ठाक खाना मिला करता था जेल में, जबकि जो भारतीय जेल मतलब भारतीय कैदी थे उनके साथ बहुत ही जाति की जाति थे, उन्हें अच्छा ठीक से खाना वगैरह भी नहीं दिया जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के दौरान ही 63वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है जतिन दास की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली ऐसे ही कि किनकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी 63 दिन में। तो ये हो जाएंगे जतिन दास जी, और इन्हें जो है एक और नाम से जाना जाता है, बाघा जतिन, बाघा जतिन। आगे हम देखते हैं 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और ये जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में, लाहौर हालांकि लिखा ही है। फिर हम देखते हैं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। और आप इसको याद रख सकते हैं कि किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये हो जाएगा रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। फिर हम आगे देखते हैं कि 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेते। उसके बाद फिर हम देखते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया जाता है। तो 1930 में, इसमें नहीं बताया गया, मैं आपको बता दे रही हूँ, 1930 में गांधी जी के द्वारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है और इसे हम लोग नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, नमक आंदोलन। और इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने जो नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोग अगर अपने खाने के लिए भी नमक बनाते थे तो उस पे टैक्स देना पड़ता था। तो इसी के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन किया जिसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन के रूप में जाना गया। तो उसी के बाद फिर ये जो है जब आगे चल के 1931 में जो पहले 1930 में जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कोई भी प्रतिनिधि भाग जब नहीं लेता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो फिर गांधी और इरविन उस समय पे वायसराय रहते हैं, उनके मध्य एक समझौता होता है जिसमें जो गांधी जी हैं वो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करते हैं और साथ में वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजी हो जाते हैं कि वो जो गोलमेज सम्मेलन होगा दूसरा उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये उनके समझौते में होता है और भी बहुत सारी चीज़ें समझौते में रहती हैं, वो गांधी इरविन समझौता कहीं डिटेल में रहेगा, उसमें बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो लॉर्ड वेलिंगटन, जो इनका समय है 1931 से 36, इन्हें देखते हैं। तो इनके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो महात्मा गांधी जी ने किया और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है इसकी असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जो वहाँ पे 1931 में जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ रहता है उसमें जो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर हैं वो कि अड़े रहते हैं अपने जाति के लिए कि हमें जो है अलग से ही निर्वाचन पद्धति वगैरह की व्यवस्था चाहिए। तो इन सब चीज़ों से इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ खास बातचीत नहीं हो पाती है, कुछ इसका परिणाम नहीं निकलता है। तो ये जो अंततः ये जो सम्मेलन है वो फेल हो जाता है। फिर भारत वापस आ जाते हैं गांधी जी और दोबारा से 1932 में दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि 16 अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की बातचीत कर दी गई थी और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यानी कि इसके पहले आपने देखा 1909 में जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उसमें मुस्लिमों के लिए किया गया था और 1932 में ये रामजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत है, इसके तहत दलित लोगों को भी अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। इससे फिर गांधी जी को बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में पूना समझौता होता है, यानी कि पूना पैक्ट होता है, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण कर दिया जाता है और ये जो पूना समझौता है ये
24 सितंबर 1932 को होता है। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो पूना समझौता है इसमें दलित की तरफ से अंबेडकर जी ने, दलित की तरफ से अंबेडकर जी, और जो सवर्ण थे उसके तरफ से मदन मोहन मालवीय जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए हुए थे। इसमें हस्ताक्षर, यद्यपि ये समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ है, पर जो सिग्नेचर है इसमें ये मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के हैं। फिर हम आगे देखते हैं, ये जो सम्मेलन मतलब कि ये सब हो गया। फिर आगे 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और इसमें भी कांग्रेस से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। आगे फिर हम देखते हैं कि बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आता है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 फिर पास किया जाता है। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो कि 1915 में हुआ था, इसमें हिस्सा लिया, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। फिर हम आगे देखते हैं 1936 से 1943 तक जो लिथगो है इनका समय रहता है, ये वायसराय बन के भारत आते हैं। सॉरी, इनके समय क्या होता है, तो इनके समय में पहली बार चुनाव कराए जाते हैं। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई, और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से कुछ पूछे ताछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया, और इसके कारण क्या होता है कि जो कांग्रेस रहती है वो इसका विरोध करते हुए नारा देती है कि ना कोई भाई ना कोई पाई। और इसके साथ इसने क्या किया, इसने अपने द्वारा शासित जो प्रांत थे उसके सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। फिर आगे क्या होता है, तो 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी, और साथ में 1940 में आगे हम देखते हैं कि 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई, और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, और 1942 में फिर क्रिप्स मिशन भारत आया, और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है इसके साथ ही जीरो आवर ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और जितने भी फेमस नेता उसमें रहते हैं, जो भी लीड कर रहे होते हैं इस आंदोलन को, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। ये सारे घटनाक्रम दिए हुए हैं, इसमें मतलब कोई रिदम नहीं है, बस केवल और केवल पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी चीज़ की थोड़ी समस्या है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1944 से 47 के मध्य जो है वो लॉर्ड वेवेल वायसराय बन के आते हैं, और इसके समय क्या होता है, तो शिमला समझौता होता है 1945 में। आगे फिर बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, और इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें अध्यक्ष कौन थे, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें अध्यक्ष कौन थे। बस पैथिक लॉरेंस ही मेरे ख्याल से इसके अध्यक्ष थे, पर आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड क्लीमेंट एटली, वो लेबर पार्टी से इनकी सरकार जो है बन जाती है। वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे, यानी कि भारत को आज़ाद कर देंगे ब्रिटिशर्स से। फिर हम आगे देखते हैं, इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं मार्च 1947 से 1948 के मंथ, और इसे कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इन्होंने क्या किया, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली जो वहाँ पे बने हुए थे पीएम, वो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया, और इसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं। साथ में नोट में दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं वो चक्रवर्ती गोपालाचारी या सी राज गोपालाचारी बन जाते हैं।
फिर आगे आपको तो ये सारे घटनाक्रम रहे जो मतलब कि पहले तो गवर्नरों को आपने देखा, फिर गवर्नर जनरल को देखा, फिर भारत के गवर्नर जनरल देखा, फिर वॉइसरायर्स को देखा। तो ये सारे घटनाक्रम रहे, उनके टाइम पीरियड में जो जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटी थी वो इसमें बताया गया था, वो सब मैंने आपको बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। अगर कुछ ह्यूमन एरर की वजह से कहीं कुछ गलत हो गया होगा तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उनको। तो दिया हुआ है आंदोलन या विद्रोह और उनसे कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा, उससे नेता कौन से संबंधित थे और ये किस टाइम पे ये घटनाक्रम है। तो चलिए पहले हम देखते हैं जो दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह उसको। तो ये सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल वाले रीजन में हुआ। केना सरकार और दिरजी नारायण इसके जो है नेतृत्व इसका कर रहे थे। 1760 से 1800 के मध्य ये हुआ था सन्यासी विद्रोह। आगे फिर फ़कीर विद्रोह है, ये भी बंगाल में हुआ था। मजनून शाह और चिराग अली ने 1776-77 में इसको स्टार्ट किया था। फिर आगे चुआरो विद्रोह दिया हुआ है जो कि बांकुड़ा बंगाल में हुआ। दुर्जन सिंह ने 1798 में स्टार्ट किया। इसके साथ पॉलीगरों का जो विद्रोह है तमिलनाडु में हुआ। वीर पी कट्टा वामान ने स्टार्ट किया था 1799 से मतलब कि 1801 के मध्य। फिर बेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ। मेलू थाम्पी ने किया था 1808-9 में। जो भील विद्रोह है वो पश्चिमी घाट में हुआ था। सेवाराम ने किया था 1885 से 1831 के मध्य। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। चित्तूर सिंह और 1822 से 29 में, ये चित्तर सिंह नहीं चित्तूर सिंह होना चाहिए था। फिर आगे जो पगलपंथी विद्रोह है यानी कि पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। टीपू मीर ने किया था 1825 से 1827 के मध्य। आगे हम देखेंगे अहोम विद्रोह असम में हुआ। गोमधर कुंवर ने किया था 1828 ईस्वी में। और आगे फिर बहावी आंदोलन हुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में। सैयद अहमद तूती मीर ने किया था 1831 में और 1831 में कोल आगे दिया ही है। कोल आंदोलन हुआ छोटा नागपुर पठार झारखंड वाले एरिया में। गोमधर कुंवर ने किया था 1831-32 की ये घटना है। फिर खासी विद्रोह हुआ है असम में। तीरथ सिंह ने 1833 में किया। फिर आप देखेंगे जो फराइजी आंदोलन है वो बंगाल में होता है। सरियतुल्ला और टूटू मीर ने, ये टीटू मीर होना चाहिए था, टीटू मियाँ, इन्होंने कब किया 1838 से 1848 के मध्य। फिर नील विद्रोह होता है बंगाल बिहार में। तीरथ सिंह या तिरुत सिंह 1854 से 62 के मध्य। संथाल विद्रोह हुआ है बंगाल और बिहार में। सिद्धू कान्हू ने इसका नेतृत्व किया 1855-56 में। और फिर आगे क्या हुआ है, फिर मुंडा विद्रोह हुआ है बिहार में। भगवान बिरसा मुंडा ने किया 1899 से 1900 के मध्य। आगे हम देखेंगे पाइका विद्रोह उड़ीसा में बक्सी जगबंधु ने किया था 1817 से 1885 के मध्य। नील आंदोलन बंगाल में हुआ दिगंबर के जो है नेतृत्व में 1859-60 में। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में 1873-76 में। साथ में जो दक्कन विद्रोह है महाराष्ट्र में हुआ 1874-75 में। और इसके साथ आप मोपला विद्रोह देखेंगे जो कि केरल मालाबार में हुआ। अली मुसलियार 1920-22 में इसका नेतृत्व किए थे। फिर आप कूका आंदोलन देखेंगे जो कि पंजाब में हुआ। भगत जवाहर लाल ने इसका नेतृत्व किया। फिर आप देखेंगे रंपा विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ। सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया 1879 से 1922 में। और इसके साथ आप देखेंगे ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार में हुआ। जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया 1914 में। फिर हम आगे देखेंगे कि जो तेभागा आंदोलन है वो बंगाल में होता है। कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था 1946 ईस्वी में। जो तेलंगाना आंदोलन है आंध्र प्रदेश में हुआ 1946 ईस्वी में। आगे हम नोट में दिया हुआ है कि जो भगत जवाहर लाल हैं इनके शिष्य थे राम सिंह। इन्होंने 1872 में अंग्रेजों की जो लड़ाई है अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में फिर इनको यानी कि भगत जवाहर लाल को कैद करके रंगून यानी कि म्यांमार में भेज दिया जाता है। वहीं पे इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। अभी मैंने आपको 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताई है, बताइएगा कौन सी वो घटना है। फिर आगे हम देखते हैं 1857 की जो एक महान क्रांति हुई है हमारे यहाँ, जिसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ, उसको देख लेते हैं। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फिर उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके साथ हम देखते हैं 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी जिसको 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत होती है।
फिर हम इधर देखते हैं कि उस यानी कि जो महान क्रांति हुई 1857 की, उसके प्रमुख केंद्र कौन रहे हैं और भारतीयों में कौन उसका नेतृत्व किया है, विद्रोह की क्या तिथि रही है और ब्रिटिश नायक जो विद्रोह को दबाने वाले थे और विद्रोह को दबाने की कौन सी डेट रही है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि वो विद्रोह कहाँ हुआ और भारतीयों की तरफ से कौन नायक रहे और किसने दबाया है। डेट वगैरह अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया था। जब ये वैसे बहादुर शाह जफ़र जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन वो एकदम बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से इन्होंने अपने जो मेन मंत्री थे या सेनापति थे बख्त खां, उनको इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। फिर हम आगे देखते हैं कब होता है, तो 11 से 12 मई 1857 में। और इस विद्रोह को दबाया किसने था, निकलसन और हडसन ने। और ये कब दबाया था, 21 सितंबर 1857 को। फिर आगे हम देखते हैं कानपुर में जो विद्रोह हुआ, नाना साहब और तात्या तोपे ने इसको अगुवाई की थी। 5 जून 1857 को सैन्य जो नेतृत्व दिया था वो तात्या तोपे ने दिया था। कैंपबेल जो है वो ब्रिटिश इसको दबाने वाला था और 6 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद फिर आप लखनऊ का विद्रोह देखेंगे और इसका नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। कब, तो 4 जून 1857 को। और इसको किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था मार्च 1858 में। फिर आप देखेंगे जो झांसी का विद्रोह हुआ था और ये सब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा झांसी का जो विद्रोह है वो रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था जून 1857 में। और जो ह्यूरोज है उसने इसको मतलब कि दफन किया, या दफन करने का मतलब है कि इस विद्रोह का दमन किया, दफन नहीं दमन होगा। हम फिर देखते हैं कब दमन किया था, 3 अप्रैल 1858 को। और इसके साथ जो ह्यूरोज हैं, जब रानी लक्ष्मीबाई मर जाती हैं, यानी कि उनकी जब शहीद हो जाती है, मर जाना बोलना ठीक नहीं होगा, तो उनके लिए एक इसका बहुत ही फेमस कोट है कि इतने सारे लोगों के बीच सोई हुई ये जो महिला है केवल यही मर्द हैं। और इसके लिए किसने बोला था, तो ह्यूरोज ने बोला था रानी लक्ष्मीबाई को। और ये क्वेश्चन अभी जो बीपीएससी प्राइमरी का यानी बीपीएससी TRI जो 1 हुआ था, टायर 1, इसमें प्राइमरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और वैसे भी ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं अन्य एग्ज़ाम्स में। आगे फिर हम देखते हैं जो इलाहाबाद का विद्रोह हुआ, लियाकत अली ने उस विद्रोह का अगुवाई किया था 1857 में। कर्नल नील ने दबाया था 1858 में। फिर एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस क्रांतिकारी रहे हैं जगदीश कुंवर सिंह, जो कि बिहार से जो है, जगदीशपुर दरअसल बिहार में है ये, यहाँ से कुंवर सिंह ने इसकी अगुवाई की थी अगस्त 1857 ईस्वी में। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इनको जो है इस विद्रोह को दबाया था 1858 में। दरअसल इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हें के बाजू में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी भुजाओं को काट के गंगा में तो फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी 1 आध महीने के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कोई खास नेतृत्व नहीं मिल पाता, तो ये विद्रोह भी तो मतलब दमन हो जाता है। फिर आगे हम देखेंगे बरेली का जो विद्रोह है, खान बहादुर खान ने किया था 1857 में और इसको 1858 में फिर समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखते हैं जो फैजाबाद का विद्रोह है, वहाँ से मौलवी अहमद उल्लाह ने इसका नेतृत्व किया था, 1857 ईस्वी में हुआ और 1858 में ये समाप्त होता है। समाप्त होने का मतलब है इसका दमन कर दिया जाता है। आगे फिर हम देखेंगे फतेहपुर का जो विद्रोह है, अजीमुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था 1857 में, ये भी हुआ था। जो जनरल रेनल्ड हैं इसने दमन किया था 1858 में। नोट में दिया हुआ है कि जो तात्या तोपे जी हैं इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। फिर हम 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध जो सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते थे, इन्होंने हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांडे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव, उसके बाद फिर मुंडरगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के थे अरणाजी फडणवीस, तात्या मोतित, और मद्रास के थे गुलाम गौस, सुल्तान बख्श, और जो चिगलपुट के थे अरुणागिरी कृष्णा, और कोयम्बटूर के थे मुलबागल स्वामी, और केरल के विजय कुदारत कुंची मामा, और साथ में मुल्ला सली कोंजी मरकार, गोवा से थे दीपूजी राणा, और गोलकुंडा क्षेत्र से थे चिंता भूपति और उनके भतीजे सन्यासी भूपति, और गंजाम में राधा कृष्ण दंड सेना तथा असम में दीवान मनीराम दत्त, इन लोगों ने भी क्षेत्रीय स्तर पे अपने अपने यहाँ विद्रोह किया और उसका नेतृत्व किया। फिर हम आगे देखते हैं भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कहाँ इतना समाप्ति कर देते हैं।
वैसे पूरा समाप्त करने का आज हमारा प्लान था, लेकिन हमें कुछ काम है, फिर इसको तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, ये जो एक पेज है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम देखते हैं जो बंगाल विभाजन है, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। जो अभी ऊपर मैंने हालांकि आपको बताया ही था, लेकिन फिर भी यहाँ दिया हुआ है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम के नारे लगाए गए, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है, इस तरह के नारे वहाँ पे लगाए गए थे। फिर 1906 में कलकत्ता में हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हुए जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। साथ में स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर जो कांग्रेस है उसमें 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल एवं उदारवादी यानी कि नरम दल नामक 2 दलों में विभाजन हो गया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। किस सम्मेलन की, 1907 में जो सम्मेलन है उसकी। और ये विभाजन होता क्यों है दरअसल, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है इसकी अध्यक्षता करना चाहते थे और वो 2-3 साल से लगातार जो है प्रयास कर रहे थे कि हम अध्यक्षता करेंगे, पर उन्हें अध्यक्षता मिल ही नहीं पा रही थी। और अंततः जब 1907 में भी उन्हें अध्यक्षता नहीं मिलती, तब फिर उन्हें गुस्सा आता है, जूता चप्पल चलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसमें विभाजन अंततः हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसके अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी जो प्रसिद्ध गीत है आमार सोनार बांग्ला, इसको लिखा था और बाद में यही गीत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। और जो मतलब कि क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ जो ठाकुर जी हैं या रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी हैं, ये ऐसे पहले व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा कोई रचना लिखी गई हो और वो 2 देशों का राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत बना हो। हालांकि अपने यहाँ तो राष्ट्रगान है और उनके यहाँ राष्ट्रीय गीत है। हमारे यहाँ तो जो राष्ट्रीय गीत लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो हमार सोनार बांग्ला है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय गान होना चाहिए था वहाँ भी, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह का ये राष्ट्रीय गान ही है। फिर हम आगे देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेस नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल जाने की या जेल की यात्रा की। फिर हम देखते हैं प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं, जिसमें दामोदर एवं बालकृष्ण थे, इन्होंने प्लेग अधिकारी यानी कि उससे संबंधित एक अधिकारी थे, उसकी जांच जो हो रही थी उससे संबंधित, जिनका नाम था रैंड और एयरहस्ट, इनकी मतलब कि हत्या कर देते हैं। कौन, तो चापेकर बंधु, जिसमें शामिल हैं दामोदर एवं बालकृष्ण जी। फिर हम आगे देखते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था और 1905 में बरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। और 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर फिर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किन्होंने, तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष ने आगे चल कर के युगांतर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। आगे फिर बता रहे हैं बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ भेजा था, रूस भेजा था। फिर हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित की और यही जो अभिनव भारत है इसी संगठन के सदस्य थे पीएन वापट। इन्होंने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस की यात्रा की। फिर हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का जो श्रेय है वो तिलक के एक पत्र था जो कि केसरी नामक था और ये किसमें था, तो मराठी लैंग्वेज में था। इसको दिया जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया। साथ में जो वैलेंटाइन सिरोल हैं, इन्होंने बाल गंगाधर को अपनी पत्रिका में क्या कहा है, तो भारतीय असंतोष का जनक कहा है। इसके लिए जो है फिर जब इन्हें भारतीय असंतोष का जनक तिलक जी को कहा जाता है तो तिलक जी जो है मानहानि का मुकदमा कर देते हैं वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र था जिसका नाम था काल। इसका संपादन किसने किया था, परांजपे ने किया था। और साथ में आप देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने
30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज थे जिनका नाम था किंगफोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन गलती से जो बम है वो कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया और इससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। चाकी ने तो फिर मतलब प्रफुल्ल चाकी जो हैं उन्होंने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फिर इन्हें फांसी दे दी जाती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऊपर जो छूट गए हैं। तो हम देखते हैं कि 1893 का जो टाइम है वो एक परिवर्तन बिंदु के रूप में इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या बातचीत है। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद, जिनका समय है 1863 से 1902, इन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में एक भाषण दिया था, उसी के बारे में बताया गया है। सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का टाइम दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिकन भाइयों बहनों के साथ स्टार्ट किया, तालियों से फिर पूरा का पूरा जो हॉल था वो गूंज उठा था और भारत जो है उस टाइम विश्व के सर्वोच्च देशों में उसकी गिनती होने लगी थी। और इसी के साथ जो मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाने लगा। क्या? तूफ़ानी हिंदू। और ये पॉइंट नया हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, इवन मेरे लिए भी है। और फिर हम देखते हैं 1893 में 14 ईयर्स के बाद योगीराज अरविंद घोष, जिनका समय है 1872 से 1905, इन्हें भारत भूमि पर इनकी जो है भारत भूमि पर वापसी होती है। और 1893 में इन्होंने एक जिसका लेखमाला जिसका नाम है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। कब? 1893 में। और क्या है उसका नाम? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। आगे हम देखते हैं 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 में वो भारत आती हैं। वे वाराणसी शहर में रहना स्टार्ट किया मतलब कर देती हैं। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से आपके साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं आप लोगों से ही मतलब कि आप लोगों में से एक ही हूँ। और आगे हम देखते हैं 1893 में जो महात्मा गांधी जी हैं वो 1869 से 1948 तक अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकदमे को लेकर के कहाँ गए हुए थे? दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और इसके साथ ही यहाँ बताया गया है कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का जो ईयर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या घटनाक्रम हुआ है? तो नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन, इसको स्थापित किया था। तो चलिए बस करते हैं आगे। फिर अभी ये काफ़ी चैप्टर है, आज मैं सोच रही थी कि पूरा का पूरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो ख़त्म ही कर दूं, पर चलिए फिर देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों ने पूरे सेशन को देखा होगा, इसको एंजॉय किया होगा। अगर कुछ ह्यूमन एरर्स की वजह से कुछ चीज़ें मैंने इधर उधर ऊट पटांगा बोल दी हो तो उसके लिए सॉरी। आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं अपना वीडियो एक बार खुद देखती ही हूँ। तो फिर मिलेंगे अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसके साथ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको देखा करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि लाइन बाय लाइन शायद ही कोई पढ़ाया हो। आप कितना भी जो है उसका निचोड़ निकालने, एक तो पहली बात तो ये कि जो लूसेंट है ये अपने आप में निचोड़ है, ये अपने आप में ही निचोड़ है, इसमें कुछ विस्तार से वैसे ही नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसमें भी निचोड़ निकालना स्टार्ट कर देंगे तो आप आखिर पढ़ेंगे क्या? मतलब जो हमारा इतिहास है वो इतना बड़ा पोर्शन है और उसको इन्होंने 50-60 पेज या 70-80 पेज जो भी है उसी में पूरा समेट दिया है। तो आप सोचिए, जिस इतिहास को हम लोग इतने टाइम तक पढ़ते हैं उसको इन्होंने 50-60 पेज में समेट दिया है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने पहले ही छोड़ दी है और उसके बाद आप उसमें से भी काट छाँट करने का प्रयास कर रहे हैं कि लूसेंट में भी हम काट छाँट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे निकालेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप हिस्ट्री फिर अच्छे से पढ़ पाएंगे। हिस्ट्री क्या, इवन जो भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत मस्ट है। तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और नमस्कार।